नमस्कार, मैं रॉक्सी परवीन और आप सब कैसे हैं। तो आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा प्रकरण यानी टॉपिक है जिस पर लेसन प्लान बनाया गया है वो है विटामिन ई। तो ये सारा लेसन प्लान विटामिन ई के बारे में है, जबकि विषय यहाँ पर हो जाएगा हमारा गृह विज्ञान। तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक का लेसन प्लान। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर क्रमांक क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, उस चीज़ को लिखेंगे। फिर विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा विटामिन ई और किस क्लास के लिए है। तो 7th क्लास के लिए कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो चीज़ लिखेंगे, किस घंटे में पढ़ाना है और डेट क्या है और सत्र कौन सा चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि विषय से संबंधित होता है। इसमें हम 5 पॉइंट लिखेंगे, जैसे कि पहला नंबर हो जाएगा छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। अब समान उद्देश्य के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित यहाँ रहेगा। पहला नंबर है कि छात्र विटामिन ई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र विटामिन ई के विषय में जान सकेंगे तथा उसे परिभाषित कर सकेंगे। तीसरा नंबर हो जाएगा छात्र विटामिन ई के स्रोत और कार्यों को जान सकेंगे। और चौथा नंबर हो जाएगा छात्र विटामिन ई से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर है यहाँ पर कि छात्रों में विटामिन ई विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, राइट पेज में। यहाँ पर सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप किन सामग्री का प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए उस चीज़ को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र विटामिन ई के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस विषय के बारे में उनको बहुत पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। अब उसके बाद प्रस्तावना में यहाँ पर 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है और लास्ट क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो ये प्रश्न छात्र अध्यापिका छात्रों से करती हैं कि मनुष्य को ऊर्जा और फुर्ती कौन प्रदान करता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है भोजन। दूसरा प्रश्न है उसी से जो उत्तर आया, भोजन कैसा ग्रहण करना चाहिए, तो पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। तीसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि पौष्टिक तत्वों में किन किन पोषक तत्वों को शामिल किया जाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है प्रोटीन, विटामिन, वसा, कैल्शियम आदि। अब चौथा प्रश्न है उसी से कि विटामिन ई के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा विटामिन ई और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग विटामिन ई के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद हम अगले पेज में आते हैं जो कि 4 कॉलम यहाँ पर बनाएंगे।
इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु का कॉलम रहेगा, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट। फिर छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि जो हमारा शिक्षण बिंदु का पॉइंट है, टॉपिक से संबंधित पॉइंट है, उसकी व्याख्या जो क्लास में दी जाएगी छात्र अध्यापिका के द्वारा, उस चीज़ को हम लिखेंगे दूसरा कॉलम में। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, किस प्रकार उत्तर देंगे, उस चीज़ को लिखेंगे। और चौथा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड जो यूज करते हैं जिस तरीके से वहाँ पर हम लिखते हैं, उसी चीज़ को इस कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई को बांझपन विरोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। यह विटामिन 6 प्रकार के टोकोफेरोल का सम्मिलित रूप है, किंतु पोषण की दृष्टि से इनमें एक ही तत्व एल्फा टोकोफेरोल महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पीले रंग का चिपचिपे तेल जैसा पानी में अघुलनशील परंतु वसा में घुलनशील पदार्थ है। भोजन पकाने की समान क्रियाओं में यह नष्ट नहीं होता। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है टोकोफेरोल। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा विटामिन ई के बारे में कि इसका रासायनिक नाम जो है वो है टोकोफेरोल। यह वसा में घुलनशील होता है जबकि पानी में अघुलनशील होता है, और इसे बांझपन विरोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु है विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत जो है, यह विटामिन वनस्पति तेलों में अधिक पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवा, साबुत दाल व अनाज आदि इसकी प्राप्ति के अच्छे साधन है। अंडा, यकृत, गुर्दे तथा दूध आदि में इस विटामिन की कुछ मात्रा होती है। प्रायः विटामिन ई की अधिकता से कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हम इसके स्रोत में देख सकते हैं कि सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के तेल, सब्जियां में हम देखेंगे ब्रोकली, टमाटर, पालक, और दूसरे चीज़ में यहाँ पर आ जाएगा अजवाइन, जैतून, कीवी आदि में भी विटामिन ई के स्रोत होते हैं। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है छात्र अध्यापिका के द्वारा, उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि विटामिन ई के प्राप्ति के स्रोत क्या क्या हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है तेल, मेवा, दाल व अनाज, सब्जियां में पालक, टमाटर, ब्रोकली, सोयाबीन आदि। यहाँ पर देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में कि विटामिन ई की जो मात्रा लेनी चाहिए, कितना लेना चाहिए। तो जो 0 से 6 माह का बालक होता है, बच्चा होता है, उसको 4 मिलीग्राम विटामिन ई लेना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे 7 से 12 माह के लिए 5 मिलीग्राम, फिर 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 6 मिलीग्राम, 4 से 8 वर्ष के लिए 7 मिलीग्राम, 9 से 13 वर्ष के बालक के लिए 11 मिलीग्राम, 14 से 18 वर्ष के लिए 15 मिलीग्राम, और वयस्क व्यक्ति के लिए भी 15 मिलीग्राम चाहिए, और गर्भवती महिला को 15 मिलीग्राम चाहिए। जबकि स्तनपान कराने वाली, यानी कि जो दूध पिलाती हैं बच्चों को महिलाएं, उनको 19 मिलीग्राम विटामिन ई चाहिए डेली। अब उसके बाद अगले पेज में आएंगे, जो कि तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा है विटामिन ई के कार्य। तो यहाँ पर है कि पहला नंबर हो जाएगा, यह लाल रक्त कणों को टूटने से बचाता है, यानी कि लाल रक्त कणों के निर्माण में यह सहायक होता है। संतानोत्पत्ति में सहायक होता है। गर्भपात को रोकने में भी यह विटामिन सहायक होता है। मांसपेशी की वृद्धि और स्वस्थ त्वचा के लिए यह सहायक होता है।
नलिका विहीन ग्रंथियों के सुचारू रूप से कार्य करने में यह विटामिन सहायक होता है। बालों को लंबा और घना बनाने में भी यह विटामिन काफ़ी मददगार होता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और त्वचा को मुलायम और गोरा बनाने में सहायक होता है। अब इसी से संबंधित व्याख्या के बाद प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि विटामिन ई के 2 कार्य क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, लाल रक्त कणों के निर्माण में यह सहायक होता है और संतानोत्पत्ति में भी काफ़ी सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और श्याम पटकार में देख सकते हैं कि जो इसका कार्य है वह है आरबीसी के निर्माण में यह सहायक होता है, भ्रूण विकास में भी सहायक होता है, स्वस्थ त्वचा के निर्माण में भी सहायक होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रदान करता है। अब चौथा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे, विटामिन ई की कमी से क्या हानि होती है। तो पहला नंबर हो जाएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता भी कम हो जाता है, आँखों का रेटिना और डिजेनरेशन का पतला हो जाना यानी पतला हो जाता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, हृदय की गति में अनियमितता आ जाती है। विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में तथा जल्दी जल्दी टूटने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप अरक्तता हो जाती है यानी कि खून की कमी हो जाती है। वसा की अधिक ऑक्सीकरण होने से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता में भी कमी देखने को मिलता है। अब इस व्याख्या के बाद प्रश्न करती हैं इसी से संबंधित छात्र अध्यापिका कि विटामिन ई की कमी के 2 हानियां बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि लाल रक्त कणिकाओं का अधिक मात्रा में टूटने लगता है और प्रजनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। श्याम पटकार में यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे, जो हानियाँ हैं, प्रजनन क्षमता में कमी देखने को मिलता है, लाल रक्त कणिकाओं का जो वो होता है वो टूटने लगता है और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आ जाती है। अब अगले पेज में आएंगे, जो कि यहाँ पर प्रस्तुतिकरण के समाप्त होने के बाद छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है और इसका उत्तर छात्र क्लास में ही देते हैं। मूल्यांकन के आधार पर ही देखा जाता है कि छात्रों ने कितना समझा है। तो पहला प्रश्न है विटामिन ई क्या है, दूसरा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तीसरा विटामिन ई की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं और चौथा विटामिन ई के मुख्य कार्य क्या है और पांचवा विटामिन ई की कमी की क्या हानियां हैं। अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर पहला है कि विटामिन ई एक ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील तथा पानी में अघुलनशील होता है तथा यह पीले रंग का चिपचिपा तेल जैसा होता है। विटामिन ई की प्राप्ति के जो स्रोत हैं वह है वनस्पति तेल, मेवा, दाल और अनाज तथा हरे पत्तेदार सब्जियाँ। तीसरा है विटामिन ई लाल रक्त कणों के निर्माण में तथा संतानोत्पत्ति में सहायक होता है। चौथा, विटामिन ई की कमी से प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता में कमी देखने को मिलता है। अब पुनरावृत्ति के बाद गृह कार्य यानी कि होमवर्क दिया जाता है बच्चों को। तो पहला प्रश्न है कि विटामिन ई क्या है और विटामिन ई के क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरा प्रश्न ला और यहाँ पर हमारा जो लेसन प्लान है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।